हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार एक बार फिर हम नया लेक्चर लेके आए हैं केमिस्ट्री का। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 12th क्लास में जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें पढ़ना क्या है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट लेक्चर जो था बहुत ना के बराबर, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट था कि उसमें हम पढ़ते क्या है या फिर कौन सा टॉपिक पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज से हम चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सिलेबस जो आज से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें हम पढ़ेंगे क्या, आज फर्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो स्टार्टिंग है, मतलब जो हमारे काम की चीज है वो है नाइट्रोजन फैमिली। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, थर्ड ए से लेकर शून्य वर्ग तक के जो एलिमेंट है उनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसमें से मैंने बताया था हमें नाइट्रोजन फैमिली से जो पढ़ना है वो हमारे सिलेबस का है। तो नाइट्रोजन फैमिली में स्टार्ट करा रहा हूं आज। जो हमारा स्टार्टिंग कहां से, नाइट्रोजन फैमिली से। और नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट कौन कौन से, वो एलिमेंटों के बारे में जानना है। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और ये जो है 115 यानी 115 नंबर पे नया डिस्कवरी हुआ एक एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है और मानव द्वारा बनाया गया हुआ। ठीक है, इसकी ज्यादा केमिस्ट्री डेवलप नहीं है, अभी इसके बारे में रिसर्च हुई है तो इसकी ज्यादा कंपाउंड नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं बताई गई। तो इसका जैसे एटॉमिक नंबर कितना है 7, इसका आप जानते होंगे 15, इसका 33, इसका 51 और इसका 83 और इसका होता है 115। इसका एटॉमिक नंबर है। कैसे मैंने लिख दिया, अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप ट्रिक से निकाल सकते हो। नाइट्रोजन का हमें 7 सबको जनरली पता होता है, तो 7 में 8 ऐड करिए कितना हो जाएगा, 7 में 8 ऐड करेंगे तो 15 में फिर 18 ऐड करिए कितना हो जाएगा 33 में फिर 18 ऐड करिए 51 में 32 तो 83 और इसमें फिर से तो 115। ये एलिमेंट है, इन एलिमेंटों की कहानी में पढ़ना। आज है नाइट्रोजन परिवार। और परिवार किसी को कब बोला जाता है, परिवार हम जब बोलते हैं जब एक परिवार में कई सदस्य हो। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फैमिली है और नाइट्रोजन फैमिली है तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है उन एलिमेंटों की हमें स्टडी करनी है। और वो एलिमेंट कैसे कंपाउंड बनाते हैं, क्या उनका प्रॉपर्टी है, क्या उनका नेचर है, किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी है, कैसी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या उनका फिजिकल स्टेट है, कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, ये सारी चीजें पढ़ना है हमें। सारी चीजें पढ़ने का मतलब है कि हम जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई करने का मतलब यह है कि हमें एक्सप्लेन करना होगा कि इनको एक परिवार में क्यों रखा गया है। अगर कोई एक फैमिली है तो फैमिली में आप लोग जानते होंगे कि किसी फैमिली में अगर 4-5 लोग रहते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होती है उनकी सेम होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी डिफरेंस भी होगी, मतलब अलग अलग भी होगी, डिफरेंट भी होगा, अंतर भी होगा, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम होती है जिसकी वजह से उनको एक ही परिवार में रखा गया है। तो आज हम वो वाले ग्रुप पढ़ेंगे जिसकी वजह से ये जस्टिफाई होगा कि ये लोग एक परिवार में रहने के लायक है या नहीं है। ठीक है, मतलब हम लोगों को ऐसी कुछ प्रॉपर्टी देखना है, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी देखना है जिससे ये एक्सप्लेन हो पाए या फिर इससे ये जस्टिफाई हो पाए कि ये लोग जो है एक ही परिवार में रखने के लायक है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी हमें देखना है। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिख रखी है, सारी प्रॉपर्टी नहीं लिखी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इसलिए जो है मैंने कुछ 6 पॉइंट लिख लिए हैं। इन 6 के अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट हम जो हमारा क्राइटेरिया होगा चेक करने का कि एक परिवार में ये लोग रह सकते हैं नहीं, तो वो क्राइटेरिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सभी लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमारा होगा वो क्या होगा, चेक करने का कि ये लोग, ये जो 5 एलिमेंट और ये 6 एलिमेंट जो भी है, ये सब एक परिवार में रहने के लायक है या नहीं, या फिर इनको एक परिवार में रखा गया है तो किस बेस पर रखा गया है, इनका क्राइटेरिया क्या था। तो वो क्राइटेरिया चेक करने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमारा है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि हाँ ये लोग एक फैमिली में रहने के लायक है या नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी इनका धात्विक गुण और अधात्विक गुण, इसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, कौन से धातु है, कौन अधातु है, कौन क्या है, कौन उपधातु है, ये सारी चीज पढ़ ली है। थर्ड पॉइंट जो है वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब ये है कि कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, कौन सी अवस्था में पाए जाने का मतलब है, ठोस है, द्रव है, गैस है, ये कुछ और है। ठीक है, तो हम तीसरा पॉइंट कौन सा पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट। ठीक, अच्छा इसमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको वो भी देखना होगा। मतलब ये नहीं हम पढ़ेंगे तो सब, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट को ज्यादा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लॉन्ग टाइम तक काम में आएगा। वैसे तो सारी चीजें काम की है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो होता है वो बोर्ड के एग्जाम के लिए होता है, तो बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से ही मतलब चीजों को याद करने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एटम जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ जितने भी एलिमेंट हैं, तो इन एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई यानी परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से चेंज होती है, ऊपर से नीचे आने पे, बाएं से दाएं जाने पे। लेकिन फिलहाल तो हम नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली में जो बात होगी वो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा या घटेगा, यानी परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ती है या घटती है, ये सारी चीजें करना है, या फिर लेफ्ट वाले से ज्यादा होगी या राइट वाले से कम होगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक,
तो हमारा फोर्थ क्राइटेरिया जो होगा इनको चेक करने का, एक परिवार में रहना चाहिए या नहीं, वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, नेक्स्ट जो है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको आयनन विभव भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, इसके कई नाम है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पे इसको चेक करेंगे कि किसकी आयोनाइजेशन यानी किनका आयनन विभव क्या होता है, इसमें से जो एलिमेंट है किसका आयनन विभव कम होगा, किसका ज्यादा होगा, क्यों होगा, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, उसके बाद जो है लास्ट मैंने जो आज का पॉइंट लिखा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन सारे पॉइंटों को मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके, वन बाय वन। मतलब हम लोगों ने आज जो है 6 क्राइटेरिया यहां पर सेट कर दिए, और इस 6 क्राइटेरिया यानी 6 बेस है, इन 6 बेस के आधार पर हम जस्टिफाई करेंगे कि ये जो एलिमेंट है, जो नाइट्रोजन फैमिली जिनको हम बोल रहे हैं, ये लोग एक परिवार में रहने के लायक है। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया अगर फेल हुआ या फिर जो बातें सेम नहीं आई, तो इनको फिर फैमिली में नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने कुछ क्राइटेरिया सेट कर लिया और क्राइटेरिया के बेस पे ये चीजें ना आ पाए, तो इसका मतलब है ना कि ये गलत है, लेकिन ये रखा गया है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये बातें सही हो, तभी इनको एक परिवार में रखा गया। तो हम चेक करते हैं कि क्यों एक परिवार में है और किस तरीके से। तो पहला क्राइटेरिया जो है, अच्छा मैं जो है ना इसमें से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाऊंगा, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर, फिजिकल स्टेट, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियाई, ये 2 पॉइंट जो है बड़ा आसान है, इनके बारे में खाली आपको याद करना। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इनको एक फैमिली में रखने का मेन मकसद जो था वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्यों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसलिए मैं मेन कह रहा हूं क्योंकि जो आवर्त सारणी मैड लीफ की जो आवर्त सारणी लास्ट जो बनी है, एक्सटेंडेड दीर्घाकार आवर्त सारणी, उसका बेस जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पे ही हमने आवर्त सारणी बनाई थी, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पे आवर्त सारणी बनाई, तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ही हम पता करेंगे किसी एलिमेंट के बारे में कि इनके गुण सेम होंगे और इनके गुण डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं एक एक करके, सारे पॉइंट मैं क्लियर करूंगा एक एक करके, जितने 6 पॉइंट है 6 के 6 पॉइंट हम क्लियर करेंगे कि किसका क्या होगा, कैसे होगा। आओ देखते हैं। ठीक है, तो आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो हमारे पास एलिमेंट है वो कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, और ये जो है लास्ट 115 पे यूयूपी, इसको जो है मतलब शॉर्ट फॉर्म आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है इन सबका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो मैं यहाँ पर ये एटम लिख देता हूँ, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, और अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख लीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51, इसका जो है 83, और इसका एटॉमिक नंबर जो है 115। इनका हमने एटॉमिक नंबर लिख लिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखने का तरीका है ना, वो एक तो आबाहू का है, एक जो है पहले बोहरबरी का है। हम बोहरबरी के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन का अगर मुझे लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, 2,5, बाहरी कक्षा 5 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले से बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कहीं कहीं पे, मतलब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि अब क्या आएगा, 2, 8, 18, इस तरीके से बहुत लेंथी होगा। तो मैं इस वाले से नहीं लिखूंगा, मैं आबाहू का जो रूल है 1s2 2s2, ये वाला जो था 1s2 2s2 2p6 3s2, हम इस तरीके से इस पैटर्न पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ठीक, दोनों सही है लेकिन उसमें बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम है। ठीक, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी मैं एक लॉन्ग फॉर्म है, मतलब एक बहुत देर तक आपको लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, मतलब आगे तक आपको जाना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट पैटर्न अपनाने की। शॉर्ट पैटर्न अपनाने का क्या तरीका है, 2 तरीके हैं। देखिए, आप या तो लॉन्ग फॉर्म में लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। टाइम बहुत ज्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ 7 है, तो 7 का लिखना बहुत आसान है, 1s2 2s2 और 2p3, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है, तो एटॉमिक नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत जल्दी आसानी से 1s2 2s2 2p3 लिख लेंगे। लेकिन अगर यहीं पे मैं कहूं आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 115 का लिखिए, यानी 115 का, तो वहां पर आप मिमियाने लगेंगे, कहेंगे ये क्या हो गया सर जी, अपना आपने तो अभी 7 का लिखा और हमसे लिखवा रहा है 115 का, यानी 115 का। बोले हम नहीं खेलेंगे ये खेल, बात गलत है नहीं। तो इसलिए जो है करना क्या होगा, हम इसका शॉर्ट पैटर्न अपनाएंगे। शॉर्ट पैटर्न अपनाने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सारे एटम जो होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, वो सभी एलिमेंट क्या चाहते हैं, सभी एलिमेंट ये चाहते हैं कि जो शून्य वर्ग में एलिमेंट है उनकी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए। उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कोर जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, वो किसकी तरह होना चाहिए, शून्य वर्ग, 0 वर्ग की तरह। तो इन लोगों की तुलना अगर मैं 0 वर्ग से कर दूं तो कहानी ठीक हो जाएगी। तो हम करेंगे क्या, हम साथ में यहाँ पे अल्टरनेट
शून्य वर्ग भी लिख लेंगे। शून्य वर्ग का मतलब है हीलियम, सबसे पहला हीलियम हम, अच्छा इसका ट्रिक जो है ना, आप ट्रिक याद करना चाहे, जैसे नाइट्रोजन फैमिली है, इसकी ट्रिक याद करना हो तो कैसे याद कर सकते हैं, नापी ऐसे सब बीमार, नापी ऐसे सब बीमार, ये एलिमेंट याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं नापी ऐसे सब बीमार। उसके बाद हीनी यानी शून्य वर्ग का जो अगर याद करना हो तो इसकी याद करने की ट्रिक होती है हीनी अर कर ने 80 रन बनाए, हीनी अरकर ने 80 रन बनाया। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10, आर्गन का 18, इसका 36, इसका 54 और इसका 86। हमें ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को सबको आना चाहिए। ठीक, तो मैं ये कह रहा था जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो दो तरीके हैं, एक तो आप बहुत लॉन्ग मेथड से करने जाइए, लॉन्ग मेथड से करेंगे, छोटे एटॉमिक नंबर यानी कम एटॉमिक नंबर वालों के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर हाईएस्ट पे जाते हैं ना तो वहां पे प्रॉब्लम अराइज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो जाएगी। वहां पर आप फिर कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, हम लिख नहीं पा रहे हैं, भूल जाते हैं चीजों को। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी टॉपिक में जब अबाहु का रूल जो है कहीं पे अगर मुझे लगा बताना है तो मैं पूरा अबाहु रूल ही पढ़ा दूंगा आपको। ठीक, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि हम अबाहु रूल पढ़ें, अभी तो मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर्टी के बेस पे हम आगे बातें करेंगे। ठीक है, तो फास्फोरस का अगर लिखना हो जैसे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, सही है, इसका लिख दिया। अब मैं ये कह रहा हूं जो मैंने ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन जो लिखा है इसका फायदा क्या है, इसको यहाँ पे क्यों लिखा, तो इनको लिखने का मेन मकसद जो था, इनको लिखने का मेन मकसद है मैं इसको इससे रिलेट करूंगा। कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए, जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और नाइट्रोजन में कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना, 7 है सॉरी 7 है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 1s2 लिखेंगे। और 1s2 जो है नाइट्रोजन में पहला ही है, पहली कक्षा में 1s2 यानी पहला फर्स्ट सब सेल में ही इलेक्ट्रॉन आते हैं 1s2। तो अगर मुझे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम के रूप में लिखना हो तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p3। क्यों, क्योंकि हीलियम लिख के अगर मैं लिख दूंगा इसका मतलब ये हो गया हीलियम का मतलब है 1s2 और 1s2 हम पहले से ही लिख लेते हैं नाइट्रोजन में, तो हीलियम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1s2 का मीनिंग क्या है, हीलियम का मतलब क्या है 1s2 और उसके बाद का 2s2 2p3। ठीक, इसी तरीके से जब फास्फोरस को मुझे नियोन के साथ रिलेट करना होगा, इसका मतलब ये हो गया, देखिए फास्फोरस में 15 एटॉमिक नंबर है और नियोन में कितना है 10, इसका मतलब ये है कि 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना नहीं है, 10 तक का लिखना नहीं है, तो 10 तक का नहीं लिखना है, कहां तक, देखो 2 2 4 6 10 यानी यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन का लिखा जा चुका है। तो इसका मतलब ये हो गया, आप यहां तक नहीं लिखेंगे, आप लास्ट का क्या लिखेंगे 3s2 3p3, सही है। उसके बाद इसी तरीके से आर्सेनिक का जब लिखेंगे तो आर्सेनिक में भी यही कहानी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद क्या होगा 4s2 के बाद 3d10 कितना हो गया 30, और उसके बाद इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद यहाँ 3p6 के बाद क्या आएगा 3d10 4s2 और 4p3। देखिए इसका जो आर्सेनिक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा 33 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3। देखिए पहले वाले में जो था 2, तीसरे वाले में तीसरी कक्षा, चौथे में 4th सेल, तो ये एक करके सेल बढ़ती जाएगी लगातार। तो पहले बार हमने देखा कि यहाँ पर लास्ट में 2s2 2p3 आया। अब जब इसका आर्गन के साथ कंपैरिजन होगा, इसका मतलब ये हो गया कि आर्गन में 18 है तो 18 तक का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं है, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाता है। इतना लेंथी आप स्टार्टिंग के एलिमेंटों के लिए लिख लेंगे, बाद वाले में प्रॉब्लम होगी। तो जब बाद वाले में प्रॉब्लम होगी तो हम इसको वैसा ना लिख के हम कैसे लिख देते हैं, हम लास्ट का लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 4s2 4p3 और यहाँ 3p3 होगा, सॉरी 3s2 3p3। इसका मतलब आगे वाले में अगर और आगे आए तो क्या हो जाएगा 5s2 5p3, इससे आगे आए तो और क्या हो जाएगा 6s2 6p3, और इससे आगे और आए तो क्या हो जाएगा 7s2 7p3।
इससे क्या हुआ, आसानी हुई। आसानी ये हुई कि हमें ज्यादा लेंथी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं है, ज्यादा लेंथी लिखना नहीं है, तो उससे फायदा क्या हुआ, टाइम की बचत हो जाएगी। आप लोग बस जैसे मान लो मैं कहूं कि फास्फोरस का लिखना है, मान लीजिए तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो फास्फोरस के आगे नियॉन है ना, तो आप नियॉन लिखो यहाँ पे, और नियॉन लिखने के बाद इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो 3s2 3p3। तो नियॉन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नियॉन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिख चुके, 10 के आगे के जो बचे हुए हैं वो लिखिए, टोटल काउंट करवाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बेस पे हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बेस पे हम ये बात कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया तो नाइट्रोजन वाले केस में दूसरी कक्षा में लास्ट है ना, सब लास्ट सेल यही है दूसरी कक्षा, तो यहां पर लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसके भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसके भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। सभी के बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम देखें तो कितनी है, 5। इस बात से ये प्रूफ होता है कि नाइट्रोजन फैमिली के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जब नाइट्रोजन फैमिली में प्रेजेंट एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो बाहरी कक्षा में, सभी की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इस बात से प्रूफ हो जाता है कि ये सब एक ही फैमिली के अंदर होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे हमें पता चला, बाहु रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम लोगों को आइडिया लगा, यानी ये पता चला कि सबकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन अंतिम सेल में पाए जाते हैं। और इस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि सब के सब एक फैमिली में होना चाहिए, और ये एक फैमिली में इसीलिए रखे गए हैं। मतलब पहला क्राइटेरिया जो हम लोगों ने सेट किया था, तो पहला क्राइटेरिया क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोगों ने करके देखा तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम सबको ये आइडिया लग गया कि इन सब की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंटों की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए इनको एक परिवार में रखा गया है। अच्छा, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अगर मैं बताऊं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे ना, देखिए बाहरी कक्षा होती है, बाहरी कक्षा से जो अंदर कक्षा होती है, बाहरी कक्षा से पहली वाली कक्षा जो होती है उसको बोलते हैं पेनल्टी सेल। ठीक है, पेनल्टी सेल। तो नाइट्रोजन के केस में अगर हम पेनल्टी सेल देखें तो पेनल्टी सेल है 1s2। नाइट्रोजन वाले केस में अगर हम पेनल्टी सेल देखें तो दूसरी कक्षा ये है, बाहर वाली जो कक्षा है दूसरी कक्षा है, तो इसके अंदर पहली कक्षा है, और पहली कक्षा कौन सी कक्षा है, पेनल्टी सेल है। और पेनल्टी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब नाइट्रोजन वाले केस में पेनल्टी सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, 2। लेकिन अगर फास्फोरस वाले केस में हम चेक करें तो फास्फोरस वाले केस में देखो बाहरी कक्षा में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इससे अंदर वाली कक्षा जो होगी, बाहरी कक्षा कौन सी है, तीसरी कक्षा, और इससे अंदर वाली जो कक्षा है वो कौन सी है, दूसरी कक्षा। तो दूसरी कक्षा में अगर हम बात करें तो फास्फोरस वाले केस में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, 2 और 6, यहां पर 2 है और ये 6 है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी पेनल्टी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इसी तरीके से जब आर्सेनिक की हम कहानी देखेंगे तो आर्सेनिक वाले केस में यहां पे आप देखोगे तो बाहरी कक्षा में तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब पेनल्टी सेल की बात करेंगे तो तीसरा, यानी तीसरी कक्षा है, और तीसरी कक्षा में 10 और 6 16 और 2 18, यानी आर्सेनिक के पेनल्टी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18। और उससे नीचे आएंगे फिर 18 हो जाएगा। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि नाइट्रोजन जो है नीचे वाले एलिमेंट जितने भी होंगे उन एलिमेंटों के साथ कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंस रखेगा। यानी नाइट्रोजन के जो कुछ गुण होंगे वो फास्फोरस से भी अलग होंगे, और फास्फोरस से जो नीचे एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंटों से भी नीचे मतलब डिफरेंस होगा, उन एलिमेंटों से भी चेंज होगा। यानी ऊपर वाले में पेनल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और उससे नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, और उससे नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है पेनल्टीमेट सेल में। पेनल्टीमेट सेल का मतलब है बाहरी कक्षा से जो अंदर पहली कक्षा पाई जाएगी, बाहरी कक्षा से जो अंदर कक्षा पाई जाती है उसको बोलते हैं पेनल्टी सेल। और पेनल्टीमेट सेल जो होती है उसमें पहले वाले में नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, उसके बाद जो है 18। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है अलग है। इस इलेक्ट्रॉन के अलग होने की वजह से नाइट्रोजन अलग तरह का गुण शो करता है, फास्फोरस थोड़ा नाइट्रोजन से अलग, और नाइट्रोजन फास्फोरस जो होते हैं वो अपने से नीचे वालों से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने बात की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें यह आइडिया पता चल गया कि हमारे नाइट्रोजन फैमिली में जो भी एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन सबकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या धमाका करेंगे वो हम आगे जाकर देखेंगे। जैसा कि मैंने क्राइटेरिया सेट किया था, मैं क्राइटेरिया के बेस पे आपको चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंटों को एक परिवार में होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए,
तो उसमें से पहला क्राइटेरिया हम लोगों ने सेट किया और उसके अकॉर्डिंग हमने बात की कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे हमें ये पता चलता है कि इन सबकी बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। और इस बात से प्रूफ हो गया कि ये सब एक ही फैमिली में रहने के लायक है। ठीक, तो ये जो है हमारा पहला क्राइटेरिया था। हम अगला क्राइटेरिया देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद एटॉमिक रेडियस और फिर कुछ और पॉइंट। अच्छा, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं यानी चैनल तो न्यू है, तो जो है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अगर आप बोर्ड में करना चाहते हैं अच्छा, तो सब्सक्राइब कीजिए यूपी परीक्षा, जो हमारा चैनल है वो यूपी परीक्षा। तो अगर आपको बोर्ड में 100% अच्छा करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूपी परीक्षा को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद अब मैं आपको कराऊंगा आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन विभव। क्या होता है आयनन विभव, ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन विभव पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट। देखिए, तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे अभी लास्ट आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से थोड़ा सा अगर हम निचोड़ निकालें तो जैसा कि आपने देखा नाइट्रोजन वाले केस में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो क्या आया, लास्ट में 2s2 2p3, और जब उससे नीचे आया तो क्या आया 3s2 3p3, और उससे नीचे आया तो क्या आया 4s2 4p3। तो इससे अगर हम जनरल आइडिया लगा दें यानी जनरल इसको जनरल कैटेगराइज कर दें तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे NS2 NP3। इनका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नाइट्रोजन फैमिली वालों का वो क्या होता है NS2 NP3 NS2 NP3। अच्छा, एक चीज अगर आप देखें, मैं आयोनाइजेशन एनर्जी कराने से पहले आपको एक बात बताता हूं। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा उनके अकॉर्डिंग कि अगर कोई किसी भी एलिमेंट में अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो यानी जो सबसेल होते हैं वो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम बोलते हैं नोवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, नोवल का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। तो जैसे इनकी अगर हम बात करें तो इनकी बात करने पे ये दिख रहा है कि साफ साफ जो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया है NS2 और NP3, तो NS2 और NP3 का मीनिंग क्या है। NS2 और NP3 को अगर हम मीनिंग समझें, मतलब इसका अगर निकालें तो S में कितने S ऑर्बिटल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, और P में अगर हम देखें तो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। P सबसेल में जो 3 ऑर्बिटल होते हैं तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड है। सही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हाफ फील्ड होते हैं, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं यानी हाफ फील्ड सबसेल जो होते हैं हाफ फील्ड, वो ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। यानी NP3 है तो इसका मतलब नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जितने भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या है, हाफ फील्ड सबसेल है। मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड है तो मैंने बताया वुंड के अकॉर्डिंग हाफ फील्ड जो सबसेल होते हैं वो या फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, वो ज्यादा स्टेबल पाए जाते हैं या फिर ज्यादा स्टेबल होते हैं। ज्यादा स्टेबल का मतलब है इनकी स्टेबिलिटी हाई होती है, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। सही है, तो अगर हम देखें यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर हो या फास्फोरस के अंदर हो, सभी के अंदर हो, तो सबके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सेम कहानी, NS2 NP3 आ रहा है बाद में, NS2 NP3 NS2 NP3 NS2 NP3, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, तो सबकी स्टेबिलिटी अगर इस बेस पे देखें तो सेम ही होंगे, लगभग सब सेम होंगे। फुल फील्ड हो या फिर हाफ फील्ड हो, तो ये हाफ फील्ड है आधे पे। इनको हाफ फील्ड क्यों कहते हैं, हाफ फील्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि P जो सबसेल होता है, P सबसेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्यों, क्योंकि P में ऑर्बिटल कितने हैं, ऑर्बिटल है 3, और एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उस हिसाब से P में कितने आ सकते हैं 6, तो 6 का हाफ कितना हुआ 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल बोल रहे हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल या हाफ फील्ड सबसेल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसी के बेस पे मैं जो आगे जो चीजें एक्सप्लेन करूंगा, आगे जो टॉपिक हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं पहले ये देखिए। आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करने से पहले आपको जो है आयनन विभव होता क्या है, आयनन विभव या आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, ये चीज पता होना चाहिए। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है किसको कहते हैं ये पता हो। तो जैसा कि अगर आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ के आए होंगे तो फर्स्ट ईयर में हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी की बात करें तो बात होती क्या है, उसके बाद हम इसको जनरल पढ़ेंगे। पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, मतलब कहते किसको है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर डेफिनेशन देखी जाए, मान लीजिए जैसे मैं कोई न्यूक्लियस बनाया मैंने, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो है सेल है, कक्षा है, और यहाँ है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई आइसोलेटेड गैसियस आइटम है, यानी ये कोई परमाणु है, आइसोलेटेड अकेला परमाणु है, और उसमें ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आप सब जानते हैं न्यूक्लियस नाभिक पे प्लस का चार्ज पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज पाया जाता है। प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, नाभिक जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ये नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी इनके बीच में अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी नाभिक ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक, ये तो है किसी एटम के अंदर की कहानी।
मैं आपसे कह रहा हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कहते किसको है, बाद में हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली में किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट है, लेकिन पहले तो हम ये जान लें कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं जानिए। किसी आइसोलेटेड, इसकी परिभाषा क्या है, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आई। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, अच्छा गैसियस एटम में से, अच्छा ये सब चीज क्यों है, गैसियस बोल रहा है, आइसोलेटेड बोल रहा है, ये सब चीजों का मतलब है कुछ ना कुछ। किसी नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि आइसोलेटेड गैसियस एटम का मीनिंग क्या है, क्यों यही लेते हैं। तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आ गई। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम जो एनर्जी चाहिए उसी इलेक्ट्रॉन, मान लो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इसके अपोजिट, ये जो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसके अपोजिट मुझे इधर फोर्स लगाना होगा। न्यूक्लियस इसको इधर खींच रहा है और हम इसको इधर की तरफ खींचेंगे, तो अपोजिट फोर्स लगाते हैं, उसी फोर्स को, उसी एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर है। ठीक है, हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट का मतलब है कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो सेकंड, तीसरे को निकालेंगे तो थर्ड, ये कहानी होती है। आइए देखते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए ऊपर है नाइट्रोजन, नापी, ऐसे सब, बीमार, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो सब में आ रहा है NH2 NP3 NH2 NP3 NP3 NH2 NP3 NH2 NP3, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही आएगा। तो इसका मतलब इस बेस पे देखें तो सबका हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, लेकिन हाफ फील्ड है उसके बाद तो चीजें बदल रही है। जैसे नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर देखें 7, इसका 15, इसका 33, इसका 51, इसका 83, ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ने से रेगुलर इंक्रीजमेंट हो रहा है एटॉमिक नंबर में। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो आपको पता है एटम सबसे ऊपर जो एटम है, एटम का साइज सबसे ऊपर कितना है, सबसे छोटा, नाइट्रोजन का साइज है सबसे छोटा, नाइट्रोजन ऊपर है, नाइट्रोजन का साइज छोटा, उससे नीचे फास्फोरस, उससे नीचे ये, उससे नीचे और बड़ा, उससे नीचे और बड़ा, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज क्यों बढ़ता है, साइज इसलिए बढ़ता है क्योंकि एनर्जी सेल जो है, एनर्जी सेल उनका इंक्रीजमेंट हो रहा है। पहले नाइट्रोजन में 3 कक्षाएं हैं, 3 सेल है, 3 एनर्जी लेवल है, 1s और 2s, मतलब दो एनर्जी लेवल है, 2 सेल्स है, तीसरे में 3 आएंगे, चौथे में 4, मतलब सेल्स की संख्या, एनर्जी लेवल की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा। और साइज बढ़ने से अब मान लीजिए नाइट्रोजन का साइज है ये छोटा सा, यानी नाभिक ये, तो इलेक्ट्रॉन यहां होगा मान लो पीछे। फास्फोरस में अगर हम कहानी देखें तो फास्फोरस का साइज नाइट्रोजन से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस का साइज जो होगा नाइट्रोजन से थोड़ा बड़ा। आर्सेनिक की बात करेंगे तो आर्सेनिक का साइज और बड़ा हो जाएगा, उसके बाद उसके नीचे अगर हम आए तो और बड़ा होगा, और बड़ा होगा। ठीक है, साइज बढ़ने से होगा क्या, साइज बढ़ने से देखिए यहां पर अगर हम साइज देखें तो यहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस होगी बहुत कम होगी, और डिस्टेंस कम होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मिनिमम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। हम सब जानते हैं ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, मतलब यहां पे अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने जाएंगे तो मिनिमम एनर्जी जो होगी ना बहुत ज्यादा होगी। मिनिमम तो नाम है परिभाषा के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम इनकी तुलना करेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, घटती है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज लगातार क्या हो रहा है, साइज में लगातार इंक्रीजमेंट है, इंक्रीजमेंट, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर से नीचे आने पे क्या है, साइज बढ़ना है। और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो है, बीच की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। और बीच की डिस्टेंस जब बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की, तो डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन कम, और अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बहकाना आसान होगा। बहकाने का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाना, भगा के ले जाना आसान है। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, कम। क्या होता है, कम। ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी लेवल जो होगा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जरूर है। देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ साइज भी तो बढ़ रहा है, एटम का साइज भी तो इंक्रीज कर रहा है।
साइज इंक्रीज करेगा तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, साइज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, न्यूक्लियस की पावर बढ़ी लेकिन इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, पावर बढ़ा के कोई फायदा नहीं, इलेक्ट्रॉन दूर है, खींच नहीं पाएगा, ऊपर से इसके अंदर बहुत सारे जो एनर्जी लेवल है वो उसका रिपल्सन रोकेंगे, रिपल्सन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब ऊपर वाले हैं उनको उस केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट हमारा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन वीडियो काफी लेंथी हो गई है तो आज जो है मैं सारे पॉइंट कवर नहीं कर पाया। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई इनके बारे में बात कर लेंगे, छोटे छोटे पॉइंट है इन पे। आज की वीडियो जो है ना आधे घंटे से ज्यादा हो चुकी है और ज्यादा लेंथी वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारे पास इतना कोई डाटा नहीं है, ठीक है, कि अपलोड कर दें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे न्यू हैं। जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे उतना जो है हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और मैंने जैसा कि अभी लास्ट कुछ टाइम पहले भी कहा था कि अगर आप बोर्ड में करना चाहते हैं अच्छा तो सब्सक्राइब कीजिए यूपी परीक्षा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कराऊंगा, एटॉमिक रेडियाई के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कैसे डिक्रीज होगी, कैसे इंक्रीज होगी, एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस आएगा, किसकी वजह से आएगा, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, वन बाय वन। मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अच्छा वैसे होता है मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, इन पॉइंटों को मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। लास्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो हम बात करेंगे फिर आएंगे कंपाउंडों पे, कंपाउंडों की स्टडी करेंगे वन बाय वन, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग जो है अपना प्यार इस तरीके से बनाए रखें, घर पर रहें, सेफ रहें, कहीं बाहर ना जाएं, बहुत माहौल खराब चल रहा है इस टाइम। लास्ट जो है मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी जो है मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए लेक्चर के साथ, नए एपिसोड में, ठीक है। धन्यवाद।